आप देख रहे हैं 1 बजे का कोरोना बुलेटिन। नेटवर्क 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा करने के लिए अपने करोड़ों दर्शकों का हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक खबर ये कि देश में कोरोना के मामले बढ़कर 1637 पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 12 घंटों में देश भर में कोरोना के 240 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में देश भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। कोरोना की वजह से अब तक देश भर में 38 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 133 मरीज इलाज के दौरान पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि इस खबर पर जुड़ रहे हैं। रवि, आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो 1637 पहुंच गए हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सही कहा आपने प्रीति, ये आंकड़े डराने वाले हैं, क्योंकि ये 24 घंटे के आंकड़े नहीं हैं अब तक, क्योंकि कल सुबह के आंकड़े जारी नहीं हुए थे। कल देर रात में आंकड़े जारी हुए और अभी थोड़ी देर पहले आंकड़े आए हैं। यानी कि अभी तक 12 घंटे की अगर हम बात करें तो 240 मामले बढ़े हैं, जो अब तक का सबसे ज़्यादा नंबर है। इससे पहले जो 146 मामले बढ़े थे 24 घंटे में, लेकिन 240 जो मामले बढ़े हैं महज 12 घंटे में बढ़े हैं। अगर हम बात करें इसके कि जो ठीक हुए हैं, 133 लोग ठीक हुए हैं पूरे देश में। ये एक राहत की बात है। थोड़ा सा इसमें इजाफा हुआ है, लेकिन 38 लोगों की डेथ हुई है। इससे पहले 35 लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन 12 घंटे में 3 जो है डेथ का आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए। राज्यों के निर्देश दिया गया है कि लॉकडाउन जो घोषित हुआ है 21 दिन का, उसको पूरी तरीके से सफल बनाया जाए। 9 ऐसे हॉटस्पॉट केंद्र सरकार की तरफ से भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। 6 राज्यों में 9 हॉटस्पॉट, यानी कि वहां पर सबसे ज़्यादा बेहद मुश्किलें हो रही हैं सरकार को टैकल करने में। तो तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आंकड़े हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। प्रीति जी रवि, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। इस बीच असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में तबलीगी जमात से जुड़े 299 लोगों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये लोग दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सरकार ने इन सभी लोगों की पहचान होने का दावा किया है। हमारे साथ नीतीश इस खबर पर जुड़ा है। नीतीश, क्या अपडेट इन लोगों की धरपकड़ के संबंध में? देखिए, इन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जो 299 लोग थे जो कि यहाँ मरकज निजामुद्दीन में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें शामिल हुए थे। और प्रीति, जरा सोचिए, अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से गए होंगे, चाहे रेलवे से गए होंगे या फिर फ्लाइट के माध्यम से गए होंगे, अगर इनमें से 299 लोगों में से 2-3 भी इन्फेक्टेड रहा या 1-2 भी इन्फेक्टेड रहा, तो कितने लोगों को इन्फेक्ट करते हुए गया होगा। और ये नॉर्थ ईस्ट के जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, वो अभी तक वहां से बहुत ज्यादा मामले नहीं आए थे। खासतौर से अगर आप नागालैंड की बात करें या मणिपुर की बात करें, वो वहां के लोग भी कुछ लोग हैं जो कि शामिल हुए थे मरकज निजामुद्दीन में जो कार्यक्रम हुआ था वहां पर। तो जरा सोचिए, अगर वो वहां पर पहुंच गए होंगे, अगर वो इन्फेक्टेड होंगे, तो कितने लोगों को उन्होंने इन्फेक्ट किया होगा। तो जाहिर तौर से अभी उन्हें ट्रेस किया जा रहा है और आइडेंटिफाई कर लिया गया है कहाँ है वो, उनको ट्रेस किया जा रहा है। उसके बाद उन्हें क्वारंटीन करके कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया नीतीश, आप खबर को ट्रैक करते रहिए, आगे आपके साथ जुड़ेंगे। दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम से कोरोना वायरस फैलने के कई मामले सामने आने के बाद यूपी प्रशासन ने विदेशी नागरिकों को छुपाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी। यूपी पुलिस को मेरठ की कुछ मस्जिदों में 22 मार्च से विदेशी धर्म प्रचारकों को छुपाए जाने का सुराग मिला, जिसके बाद पुलिस दल बल के साथ मवाना और सरधना की मस्जिदों की जांच के लिए पहुंच गई। आरोप है कि वहां कई विदेशी धर्म प्रचारक छुपाए गए थे।
पुलिस ने छुपाए गए लोगों को क्वारंटीन कर मस्जिद के इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 19 लोग विदेशी हैं, जिसमें 10 इंडोनेशिया से, बाकी 9 लोग 3 अलग अलग देशों से आए हुए हैं। ये 2 मस्जिदों में है, मवाना और सरधना में। दोनों जगहों पे इनको रोका गया है और इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। और साथ ही ये जहाँ पर आए थे वहाँ के जो संबंधित इमाम हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एक और सुराग के आधार पर यूपी पुलिस ने बिजनौर की एक मस्जिद में छापेमारी की और 8 विदेशी धर्म प्रचारकों को क्वारंटीन कर उन्हें छुपाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का दावा है कि ये सभी दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। तबलीगी जमात के लोग हैं, इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। इनके साथ एक ट्रांसलेटर है जो कि इनकी लैंग्वेज कन्वर्ट कर रहा है। लखनऊ पुलिस ने भी अमीनाबाद मरकज में छापेमारी की, जहां 6 विदेशी धर्म प्रचारक मिले। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने दिल्ली सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में आने वालों में 200 लोग दिल्ली की 16 मस्जिदों में शरण लिए हुए हैं। इन 200 लोगों में 100 लोगों की पहचान की जा चुकी है, जबकि बाकी की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें कई विदेशी भी शामिल हैं जो संक्रमण की चपेट में हो सकते हैं। इसके बाद जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस उन ठिकानों में तलाश कर रही है जहां ये लोग हो सकते हैं, ताकि इनकी जांच की जा सके। और इधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मुख्यालय से 2361 लोगों को निकाला गया है, जिनमें 617 लोगों को जांच के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि बाकी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है और उन्हें निगरानी में रखा जा रहा है। करीब 3.5 दिन तक पूरा ऑपरेशन चला। इसमें से पिछले 36 घंटे में बहुत ही सघन अभियान हमारी मेडिकल टीम, पुलिस, हमारे प्रशासन के अधिकारी और हमारे डीटीसी के अधिकारी सब ने मिलकर चलाया। और लास्ट के 36 घंटे में तो एकदम सुबह 4 बजे तक ये अभियान चलाया गया है। और इसमें कुल मिला के 2361 लोगों को वहाँ से निकाला गया, जिसमें से 617 को हॉस्पिटल ले जाया गया है, बाकी को क्वारंटाइन किया गया है। ये 617 वो लोग हैं जिनमें किसी तरह के बीमारी के खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह के सिम्टम्स हैं। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनकी सघन जांच की जा रही है। उनके सैंपल लेके उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। बाकी सब लोगों को क्वारंटाइन किया गया है अलग अलग सेंटर्स पर। सारे लोगों की लिस्ट बना के इनके सबके फ़ोन नंबर्स लेके पुलिस को दे दिए गए हैं। पुलिस की साइबर सेल इनके सबके नंबर्स की जाँच करेगी और ये देखेगी कि ये लोग किस किस से मिले हैं, किस किस से मिल रहे हैं, बाकी लोग अभी कहाँ हैं, इनके संपर्क में जो लोग आए थे वो कहाँ हैं। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़कर 120 हो गए हैं, जिसके लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी है। बताया कि निजामुद्दीन मरकज से 2355 लोग निकाले गए हैं। जो ये मरकज़ का मामला सामने आया है, उसको लेकर लोगों के मन में थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा हो गई है। समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ कैसे है, और हुआ है तो अब स्थिति क्या है, क्या कंट्रोल में है या नहीं है, इस बारे में आपसे पूछिए। देखिएगा, मरकज़ के अंदर अभी तक पिछले 3 दिन में दिल्ली सरकार के द्वारा 2355 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 2355, जिसमें से 450 के करीब लोगों को अस्पताल भेजा गया है, बाकी सबको क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। और 3 दिन से लगातार दिन और रात ये ऑपरेशन चलाया गया। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम, पैरामेडिक्स की टीम वहाँ पर स्टेशन रही। सबको एक आदमी को चेक किया गया, जिसकी भी तबीयत थोड़ी भी ख़राब थी उसको हमने अस्पताल भेजा है। और ये एक बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना, मैं तो कहूँगा अपराध की श्रेणी में है कि इस तरह का इवेंट वहाँ पर हुआ। अगर पहले नंबर बताया जा रहा था कि भाई 1000 हैं, 1200 हैं, फिर 1500 कहने लगे, आखिर तक कल आते आते 2355 पता लगा। इतना बड़ी संख्या में लोग थे वहाँ पर। ये एक ही बिन सिटी में एक ही जगह पर थे, तो शहर में फैलने से इसकी वजह से रुकाव हुआ। अगर दिल्ली में लॉकडाउन नहीं होता शायद, तो ये बहुत ही खतरनाक भयावह स्थिति होती कि लोग ये घूम रहे होते, पूरी दिल्ली से केस आ रहे होते। एक सवाल ये भी है कि इतने बड़े लेवल पर अगर केस सामने आ रहे हैं और अभी तो कई टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है, तो क्या तैयारी दिल्ली सरकार की पूरी है? इतने बेड्स, इतने क्वारंटाइन सेंटर तैयार हैं दिल्ली में कि इससे मतलब निपटा जा सके? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर के अंदर सबको एडजस्ट किया गया है, सारे लोगों को भेज दिया गया है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी आप देख लीजिएगा, 450 से ज़्यादा लोग 2 या 3 दिन में आए हैं, सबको हमने एडजस्ट किया है। अभी भी हमारे पास कैपेसिटी है। आज हमारे पास 1000 से ज़्यादा बेड दिल्ली सरकार में ही है। साथ ही साथ 1000 बेड और 2000 तक हम पहुंच जाएंगे अगले 3 या 4 दिन में। तो नंबर सफिशिएंट है हमारे पास। जो 1000 बेड है उसी में हमने 150 से ज़्यादा वेंटिलेटर डेडिकेट किए हुए हैं। और जैसे मैंने बताया, दिल्ली में सिर्फ एक पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है। 5 बड़े अस्पताल को डेडिकेट कर दिया है कोरोना के चलते। क्या मतलब उन अस्पतालों में सिर्फ कोरोना पीड़ितों का ही इलाज हुआ है? देखिएगा, 2 हॉस्पिटल जैसे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी और लोकनायक जयप्रकाश, इनको हमने कोरोना के मेन हॉस्पिटल बनाया है। 500 बेड वहाँ पर तैयार किए जाएंगे और 1500 हम लोकनायक में करेंगे। बाकी 3 हॉस्पिटल में एक ब्लॉक को दिया गया है।
गुजरात के अहमदाबाद में गांव लौट रहे दिहाड़ी मजदूरों को ठहराने के लिए नगर निगम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अहमदाबाद नगर निगम ने इन मजदूरों के लिए कई रैन बसेरों में 1000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था की है, ताकि गांव लौट रहे इन मजदूरों को वहां रहने की दिक्कत ना हो। ऐसे ही एक रैन बसेरे में कुछ मजदूरों को ठहराया गया, जहां उनके लिए बेड के साथ गद्दों और तकियों का भी इंतजाम किया गया, ताकि लॉकडाउन के दौरान ये मजदूर वहां आराम से रह सकें। साथ ही उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा गया। जो भी मजदूर बाहर से आते हैं उनको यहाँ रहने के लिए कहा जा रहा है। स्थिति कमोबेश ये है कि लोग यहाँ पर जो रुके हैं वो जाना चाहते हैं अपने गांव, लेकिन अभी इजाजत नहीं है। बड़ी संख्या में गांव लौट रहे मजदूरों से कोरोना के फैलने का खतरा है। यही वजह रही कि सभी राज्यों की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई और जगह जगह इन मजदूरों के रहने और खाने पीने के इंतजाम कर दिए गए। गाँव जाने के लिए निकला था, लेकिन आगे से हमें रोक के नहीं, भाई बीमारी का खतरा है, इस वजह से हमें रोक लिया गया और यहाँ विश्राम गृह में छोड़ दिया गया लाके। तबलीगी जमात एक धार्मिक संगठन और पूरी दुनिया में इसके सदस्य मौजूद हैं। ये लोग हर साल अलग अलग देशों में अपने अपने कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें दुनिया भर से तबलीगी जमात के लोग शामिल होते हैं। हम आपको बताते हैं कि इस संगठन की नींव कैसे पड़ी और ये कैसे काम करता है। भारत में तबलीगी जमात जिस तरह कोरोना को लेकर शिकंजे में है, उसी तरह दुनिया के कई और देशों में भी तबलीग पर इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं। तबलीगी जमात कोरोना को लेकर क्यों निशाने पर, ये समझने के लिए तबलीगी जमात के बारे में जानना जरूरी है। दरअसल तबलीगी जमात इस्लाम के सुन्नी देवबंदी संप्रदाय का प्रचार करती है। इसकी दुनिया भर के करीब 150 मुल्कों में शाखाएं हैं। ये पूरी दुनिया में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करती है। इसके लिए इज्तिमा नाम का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इज्तिमा हर देश में साल में एक बार होता है। तबलीगी जमात के लोग पूरे साल इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसे जमात कहा जाता है। जमात में तबलीग के सदस्य दूसरे शहर जाते हैं। ये लोग इस्लाम का प्रचार करते हैं। जमात 2 दिन, 5 दिन या फिर 40 दिन का होता है और जमात के लिए निकले लोग दूसरे शहर की मस्जिदों में ठहरते हैं। हालांकि हर मुसलमान जमात को नहीं मानता। जमात में देश और विदेश के लोग आते हैं। दिल्ली के मरकज में पूरे साल जमात के लोग आते जाते रहते हैं और दिल्ली में दूसरे शहरों से आई जमात के लोग मरकज में भी ठहरते हैं। जमात में आने वाले ज्यादातर लोग तबलीगी जमात के सदस्य होते हैं और भारत समेत पूरी दुनिया में इनके सेंटर हैं और लाखों की संख्या में इनके सदस्य। देश विदेश में तबलीगी जमात के लोगों का एक सालाना कार्यक्रम भी होता है। भारत में इनका कार्यक्रम कई चरणों में होता है। तबलीगी जमात साल में एक बार पूरे देश में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करती है। इसके अलावा हर राज्य का एक साल में एक आयोजन अलग से होता है। जमात का दिल्ली राज्य का कार्यक्रम 21 से 23 फरवरी के बीच हुआ था। इस कार्यक्रम में करीब 50,000 लोग आए थे। देश भर की जमात के कार्यक्रम की तारीख की अभी घोषणा नहीं हुई है। जमात के इन्हीं आयोजनों को इज्तिमा कहा जाता है। तबलीग जमात संगठन करीब 100 साल पुराना है। दुनिया के 150 देशों में फैले इस संगठन की नींव हिंदुस्तान में पड़ी थी। तबलीगी जमात की नींव 1926 से 1927 में पड़ी थी और मौलाना मोहम्मद इलियाल कांधलवी ने इसकी नींव रखी थी। तबलीगी जमात का पहला आयोजन हरियाणा के मेवात में हुआ था और ये आयोजन मौलाना कांधलवी ने ही किया था। तबलीग से जुड़े लोग इस्लाम के नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर देते हैं। तबलीगी जमात पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का भी आरोप लगता है। हालांकि इससे जुड़े सदस्यों का मानना है कि वो सिर्फ इस्लाम की सही शिक्षाओं का ही प्रचार प्रसार करते हैं। तबलीग का इतिहास काफी पुराना है और इसका विवादों से भी रिश्ता उतना ही पुराना है। इस बार तबलीगी जमात पर कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है और ये आरोप सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं लगा है, बल्कि दुनिया के कई और देशों में तबलीगी जमात पर ऐसे ही आरोप लगे हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मौजूद होने की खबर आ रही है। ये आशंका जाहिर की जा रही है क्योंकि यहीं इनका घर भी है। पुलिस लगातार तलाश में भी जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इस बात की बाकायदा जानकारी दी है, जबकि इस पूरे मामले में FIR दर्ज है और मौलाना साद समेत 7 पर FIR दर्ज हो चुकी है। लेकिन अब
वो अपने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर वाले उस घर में हो सकते हैं, ये भी आशंका जाहिर की जा रही है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद, मौलाना साद की तलाश लगातार पुलिस कर रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन कहां होने की आशंका है इस वक्त? जी देखिए प्रशांत, मुजफ्फरनगर का एक जगह है कांडला, वहां पर इनके छुपे होने की जानकारी जो है वो दिल्ली पुलिस को मिली है और इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस से जानकारी साझा की जा रही है। कई टीमें उत्तर प्रदेश की भेजी जाएंगी, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की, जाकिर नगर में भी लगातार रेड की जा रही है कि जो मोहम्मद साद है वो वहाँ छुपे हो सकते हैं। 2 घर उनके दिल्ली में है, एक मरकज में है और एक जाकिर नगर में, और एक तीसरे घर का पता चला है जो कांडला इलाका है जो शामली के पास लगता है मुजफ्फरनगर में, वहाँ भी ये छुपे हो सकते हैं या इनके जो बाकी साथी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो वहाँ छुपे हो सकते हैं, जिसको लेकर पुलिस वहाँ पर रेड करने जाएगी। अब दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है वहां भी ये रहते हैं, दिल्ली का एक और ठिकाना है, लेकिन तीसरा ठिकाना उत्तर प्रदेश का भी है। लेकिन क्या पूछताछ में पता चल पाया है? जो इन्हें जानते हैं, इनके करीबी हैं, वो कुछ बता पा रहे हैं? ये देखिए 3 मोबाइल नंबर है इनके, जो तीनों ही बंद जा रहे हैं। लगातार उनको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और इंस्पेक्टर सेल ट्रेस कर रही है, उन कॉल डिटेल को खंगाल रही है कि लास्ट लोकेशन इनकी क्या थी, इनके जो जानने वाले हैं, और उन तमाम चीजों पे जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और इंस्पेक्टर सेल वो लगातार जांच कर रही है। तो लगातार पुलिस तलाश में मौलाना साद की, जिन पर एफआईआर दर्ज है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की स्थिति क्या है कोरोना वायरस के संबंध में? आप सभी को पता है क्या कि पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। हमारे अभी महाराष्ट्र में भी इस बहुत बड़ी चुनौती का सामना महाराष्ट्र शासन कर रहा है। आपको ये भी पता है कि आज दुनिया में समर्थ से समर्थ देश भी इस महामारी के सामने बेबस हो चुका है। ऐसी हालत में महाराष्ट्र में हमारी पूरी यंत्रणा, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, पुलिस डिपार्टमेंट की हो, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की हो, पूरी यंत्रणा राज्य शासन की जद्दोजहद से इस महामारी को कंट्रोल में लाने के लिए लड़ रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो आधिकारिक आंकड़ा है वो इस वक्त क्या है? आप किस तरह से एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दें। ऐसा है कि महाराष्ट्र शासन की तरफ से करीबन 200 के ऊपर हमारे यहाँ पे हमने क्वारंटाइन में और तुम्हारे आइसोलेशन में केसेस रखी है, और हमारे तरफ से पूरी चीजें यहाँ पे जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से है, वो चाहे क्वारंटाइन के बेड्स हो या आइसोलेशन के बेड्स हो, इसका पूरा इंतजाम हर एक जिले में हमने किया है। उसी प्रकार वेंटिलेटर हो, N95 के मास्क हो या तुम्हारे टेस्टिंग किट हो, इसका भी प्रबंध हमने किया है। आज की हालत में जहां भी ऐसी हेल्थ सर्विसेज है वहां भी उसकी कोई कमी नहीं। उसी प्रकार हमने सबसे गुजारिश की है, सबसे दरखास्त की है कि घर के बाहर आप मत निकलिए। उसमें करीबन 95% लोग हमको अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन 5-10% जो ऐसे लोग हैं कि बिना वजह, बिना कुछ काम के गांव में शहर में घूमने का काम करते हैं, उसके ऊपर हमारी पुलिस यंत्रणा पूरी तरह से ध्यान दे के है, और जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ पे उनके तरफ से कार्रवाई करने का भी काम वहाँ पे चालू है, ताकि घर के बाहर लोगों ने निकलना चाहिए। हाँ, एक ही बात है, आपको समझो सब्जी लेने जाना है या किराना लेने जाना है या दवाई लेने जाना है, उसके लिए आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरे घर को बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर का एक आदमी दिन में एक बार जाके ये सारी चीजें खरीद सकता है। तो हिसाब से हमने इस प्रकार के सबको निर्देश दिए हैं और वो हिसाब से यहाँ पे महाराष्ट्र में काम चालू है। जी अनिल देशमुख जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो बता रहे थे कि व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए प्रयासरत है महाराष्ट्र सरकार।